दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस का केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। ये केडीवी लाइव की ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी बाइक चलाते हैं यानी कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, देश में इस समय ट्रैफिक के नियम काफ़ी सख्त हो गए हैं। अगर आप भी बाइक चला रहे हैं यानी कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हेलमेट भी लगा रखा है तो भी आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट लगाने पर भी चालान काट रहे हैं। नए ट्रैफिक नियमों के तहत अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तब भी आपका चालान कट सकता है। जी हाँ, नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर चलाते समय हेलमेट पट्टी नहीं पहनते हैं, सिर्फ हेलमेट लगा लेते हैं तो आप पर नियम 194D MVA के तहत आप पर 1000 रुपये का चालान लगेगा। इसके साथ ही अगर आपका हेलमेट खराब है यानी कि BIS के बिना है और आपने इस तरीके का हेलमेट पहन रखा है तो फिर आपको 1000 रुपये का चालान के रूप में देना होगा। ये नियम भी 194D MVA के तहत लागू हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि हेलमेट पहनने के बाद भी अगर आप नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको 2000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। देश भर में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ट्रैफिक नियमों को सख्त किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए 2019 की तरह एक तरफा यानी कि लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल करना लगभग नामुमकिन सा होगा। केरल के सांसद ने कहा कि बहुत हद तक मुमकिन है कि अगले साल 2024 में देश में होने जा रहे आम संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिले। सांसद थरूर ने अपने संबोधन के बीच ये दावा भी किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में पिछले नतीजों की तुलना में इस बार करीब 50 सीटें हार सकती है। शशि थरूर ने कहा है कि अगर आप देखें कि उन्होंने यानी कि बीजेपी 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। इसके पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी। बंगाल में 18 सीटें थी। उन्होंने महत्व में एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जब बीजेपी कई राज्यों की सत्ता को खो सकती है तो फिर केंद्र की सत्ता को खोना भी कोई असंभव बात नहीं है। इसीलिए अब वैसे नतीजों को दोहरा पाना नामुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि बीजेपी साल 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाए यानी कि साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन सकती है। जी यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बन सकती है शशि थरूर के मुताबिक। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ जहां किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी प्रमुख की सेहत को लेकर के उनके समर्थक प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं तो फिर वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार वालों की मुश्किलें अब एक घोटाले के मामले में नए बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने रेलवे में नौकरी देने के बदले आवेदकों से जमीन लेने के पुराने मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति गृह मंत्रालय की ओर से दे दी गई है। आपको बता दें कि घोटाले के समय लालू प्रसाद यादव ही रेल मंत्री थे, इसलिए नियम के अनुसार केंद्र से इसकी अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलते ही सीबीआई हरकत में आ गई है और शुक्रवार को ही इसका पत्र अदालत में जमा कर दिया गया है। जी हाँ, सीबीआई द्वारा 18 मई को FIR दर्ज कर दिया गया था। इसमें जिक्र है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने में भारी गड़बड़ी की गई है। 12 लोगों को नौकरी के बदले पटना में 7 परिवारों से जमीन भी लिखवाई गई है। ये जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों के नाम पर रजिस्टर करवाई गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर के बुरी तरीके से फंस गए हैं। हर तरफ उनके बयान की आलोचना हो रही है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर सिंह की कुर्सी जा सकती है, ये सवाल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो नेता ऐसे ही विवादित बयान में फंसे थे उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। जी हाँ, दरअसल आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने कार्तिकेय कुमार विवादों के घेरे में आ गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिकेय के खिलाफ पटना में 2014 में अपहरण का केस दर्ज हुआ था और जिस दिन वे राजस्थान में शपथ ले रहे थे उसी दिन उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया और आखिरकार उनका मंत्री पद चला गया। इसी तरीके से सुधाकर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में आता है। सुधाकर सिंह 2013 के चावल घोटाले के आरोपी हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। विपक्ष शुरू से ही इसको लेकर के हमलावर रहा है। वही सरकार में रहते ही उन्होंने कृषि विभाग में चोरों के सरदार वाला बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। सीएम नीतीश कुमार ने भी उनको नसीहत दी थी कि ऐसे बयानों से बचें। वहीं इसके बाद विवाद और बढ़ गया और फिर सुधाकर सिंह को भी कृषि मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या अगला नंबर चंद्रशेखर सिंह का होगा? या चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ चारों तरफ माहौल गर्म है। आरजेडी में तो राय बटी ही है, लेकिन विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर में किसानों से मिलने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे। जहां बनारपुर पंचायत भवन में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घर में घुस करके पुलिस द्वारा किसानों पर इस प्रकार लाठीचार्ज करना निंदनीय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में आम आदमी की समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, वह लाठी है। जब नीतीश कुमार आज यदि समाधान यात्रा पर निकले हैं तो फिर उन्हें ये बताना होगा कि किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि किसानों पर हुए इस बर्बरता का जवाब राज्य सरकार को ही देना होगा। जहरीली शराब से मरने वालों की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री को करना होगा। जब बिहार के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री को ही करना होगा। सरकार समाधान निकालने के बजाय हर बार यही कहती है, जब वे कभी शिक्षकों पर तो कभी अन्नदाताओं पर लाठियां चलवाती है। लाठियों से बिहार की समस्या का समाधान नहीं होगा। बिहारियों का समाधान तब होगा जब मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनकर के हल निकालेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा कर रहे हैं। अब तक कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विभाग की ओर से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में बदलाव किया गया है। जब विभाग की ओर से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को रिशेड्यूल किया गया है, जिसमें कई जिलों के कार्यक्रम को आगे पीछे किया गया है। इसको लेकर के नए सिरे से तारीख तय कर दी गई है कि किस दिन सीएम नीतीश कुमार किस जिले का दौरा करेंगे। जी हाँ, विभाग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि 17 जनवरी को सहरसा में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा होनी थी, जिसे बदल दिया गया है। किशनगंज में भी 20 जनवरी को यात्रा होनी थी, उसको भी बदल दिया गया है। जी 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार की यात्रा सहरसा में होने वाली थी, लेकिन अब 17 तारीख को जहानाबाद और अरवल का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का बक्सर में कार्यक्रम करेंगे। 19 को भोजपुर और 20 जनवरी को नालंदा में समाधान यात्रा करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि कुछ कारणों के कारण सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार राजगीर में विश्राम करेंगे। इसके बाद 22 जनवरी को नवादा में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं 28 जनवरी को खगड़िया में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उसी दिन मुंगेर जाएंगे, जहां 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में कार्यक्रम शामिल होंगे। 1 फरवरी को सुपौल, 2 फरवरी को सहरसा, 3 फरवरी को अररिया, 4 फरवरी को किशनगंज, 5 फरवरी को कटिहार, 6 फरवरी को बांका और 7 फरवरी को कैमूर में मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा होगा। जब विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक पहले सीएम नीतीश कुमार का 29 जनवरी का तक का ही कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अब 7 फरवरी तक का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा में योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण, चिन्हित समूह के साथ बैठक और फिर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जब समाधान यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी तो कई तरह के आरोप लगा ही रही है, साथ ही सहयोगी आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में इस साल अंत तक इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना भवन होगा। जहां 7 निश्चय के तहत बिहार के सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से 35 इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन बनकर के तैयार हो गए हैं। जहां 2 का निर्माण कार्य अगले 1-2 महीने में हो जाएगा, जबकि तीसरे का निर्माण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके और छात्र
नियमित कॉलेज में पहुंचे। हाल ही में समीक्षा में ये बात सामने आई है कि छात्र बुनियादी सुविधाओं के कारण भी नियमित कॉलेज नहीं आते हैं। जब विभागीय सूत्रों के मुताबिक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर एवं कटिहार का भवन निर्माणाधीन है। इसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बक्सर का भवन अक्टूबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार में तो निर्माणाधीन भवनों में ही कुछ सेक्शन के क्लास चल रहे हैं, जबकि 5 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, शेखपुरा, खगड़िया, भोजपुर और शिवहर के भवन बनकर के तैयार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमा देवी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। उस पार्टी के नेता तो चरवाहा विद्यालय में शिक्षा पाए हुए हैं, जिसमें सिर्फ भैंस चराना और फिर डंडा भजना ही काम है। वे तो रामचरितमानस पर इस तरह का बयान देगा ही। दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहां आरजेडी पर भाजपा से मिली भगत करने का आशंका जाहिर की है, तो फिर वहीं उनके इस बयान पर आरजेडी ने यानी कि राजद ने आपत्ति जताई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शनिवार को कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग बकवास कर रहे हैं, वे फालतू बातें कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। खरमासबाद बिहार की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की खबरों पर तिवारी ने कहा कि जो भी खेला होना था पिछले 1.25 में हो गया है। बार बार कितना खेला होगा, जो खेला होना था वह तो हो गया है। नीतीश कुमार से दिल का गठबंधन हुआ है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग इस शीतलहर में अपने बयानों से आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनको पहले ये देखना चाहिए कि नेता का इतिहास क्या है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति या फिर रामचरितमानस से घृणा नहीं करती है। लोग रोज पाठ करते हैं, जो राजद में बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं वे अपने गिरेबान में झांक ले, जवाब मिल जाएगा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला ये काम कर रहे हैं। हम अपने गिरेबान में झांके, सबका इतिहास जग जाहिर है। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन 6 महीने पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब हम लोगों के साथ हैं। वे मजबूती के साथ लोकतंत्र और फिर संविधान को बचाने के लिए आए हैं, जब कुछ लोग असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। रोजी रोजगार और फिर किसानों का सवाल बिहार के भलाई का सवाल होना चाहिए। लड़ाई गरीबी अमीरी की है, लेकिन ये लोग रामचरितमानस पर अटक के जा रहे हैं, हमारे विरोधी के झांसे में फंस जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार हिमालय श्रृंखला के निचले इलाकों में स्थित है। यह नतीजतन कोसी, कमला बलान, गंडक, परमान जैसी बड़ी संख्या में नदियां हिमालय से निकलती है और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को पार करके अंत में गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन नदियों द्वारा लाई जाने वाली गाद और फिर उत्तर बिहार के निचले इलाकों में इसके जमा होने से प्राकृतिक नालों में रुकावट है। अनियोजित तरीके से विभिन्न जिलों की जल निकासी व्यवस्था विकसित होने के बाद ये और भी बदतर हो गया है। पानी हिमालय श्रृंखला से आता है, लेकिन खराब जल निकासी प्रणाली के कारण वापस नहीं लौटता है या फिर दूसरी तरफ नहीं जाता है। सुपौल जिले के ग्रामीणों को कई सालों के बाद भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कोसी के पानी द्वारा बहाई गई रेत हजारों एकड़ में फैल जाती है और भूमि को बंजर बना देती है। आपको बता दूं कि बिहार में करीब 21 जिले बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, ये जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सेंट्रल जीएसटी ने बिहार के विभिन्न जिलों के 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के यहां टैक्स नहीं जमा करने के को लेकर के दबिश दी है। अब तक की जांच में 11 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा समेत अन्य शहरों की चुनिंदा कंपनी और ठेकेदारों के यहां छापे की कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा 6 करोड़ की गड़बड़ी पटना जिले में की गई है। जब पटना जिले में यह कंपनी पूरे देश में ऊर्जा और टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। इसका मुख्यालय पटना में है। इसके नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा बीएसएनएल में करोड़ों रुपए का कई बड़ी ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम है। दोस्तों बात करते हैं कि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन सूर्य की आराधना की जाती है और वे बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदू रीति रिवाज की वजह से। वहीं बिहार में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ दही चूड़ा एवं खिचड़ी खाने की प्रथा है। संस्कृति की ये कड़ी विश्व की सबसे शुरुआत की प्रथा है। इसे शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दूं कि कल मकर संक्रांति का दिन था। जहाँ कल मकर संक्रांति का त्यौहार था। वहीं बिहार में दही चूड़ा खाने की प्रथा
यहाँ उपजी वैदिक कथाओं का प्रभाव है। अभी हाल ही में सामने आया है कि झारखंड का सिंहभूम समुद्र से ऊपर आने वाला सबसे पहला भूखंड था। यह कहा जाता है कि जब मनु ने पृथ्वी पर बीज रोप करके खेती की शुरुआत की थी तब अन्न उपजे। यह खीर सबसे पहले पकाया जाने वाला भोजन है जिसे क्षीर पाक कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की हुई है। फिर चाहे वह सुधाकर सिंह के बयानों पर नाराजगी जताने को लेकर के हो या फिर उप मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर के, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है, जिसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि जदयू को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जदयू लगातार कमजोर हो रही है, जी हाँ, उसको मजबूत करने की गंभीर कोशिश नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहकर के कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम पर सवाल उठा दिए हैं। एक समाचार पत्र से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी छोड़ने की चर्चा को सतत दुष्प्रचार बताया है। ये सब दरअसल मेरी और फिर मेरे सपनों की जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का मौका नहीं मिलने की तरफ है, जो मेरे जदयू को छोड़ने के रूप में दुष्प्रचारित है। मैं वैसे खिलाड़ी हूं जिसे पवेलियन में बैठा करके रखा गया है, जबकि खेलने की बहुत दरकार है। उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे बात मेरी थी ही नहीं। अच्छा, ये तो आप लोगों यानी कि मीडिया का सवाल था। आपने पूछा कि उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो क्या करेंगे। मैंने इसे सिर्फ कबूलने के भाव में ही जवाब दिया था। बिल्कुल गलत, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें बुराई भी क्या है। समर्थक चाहते ही हैं कि उसका नेता सर्वोच्च पद को हासिल करे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर के काफी गर्म है। एक तरफ विपक्ष द्वारा उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है, तो फिर वहीं उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर का द्वारा दिया गया बयान कहीं से भी गलत नहीं है। उनके साथ ही उनकी पूरी पार्टी खड़ी है। हालांकि उन्हीं के पार्टी और फिर गठबंधन के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उनको माफी मांगने की कह रहे हैं। इसी कड़ी में अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री को कड़ी चेतावनी दे डाली है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ये फालतू की चीज़ों में उलझने के बदले बिहार में जो बीएससी और फिर बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में 2 कॉलेज गर्ल से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस के गिरफ्त में आए युवक पर आरोप है कि ये अपने 3 दोस्त के साथ मिलकर के कोचिंग से घर जा रही 2 कॉलेज गर्ल को जबरन आई लव यू बोलने के लिए दबाव बना रहा था और बदले में आईफोन दिलवाने की बात करता था। जब मामला पटना के रानी तालाब के कनपा पुल के समीप का है। इधर इस मामले को लेकर के रानी तालाब थानेदार विमलेश कुमार ने कहा है कि लड़कियों की शिकायत पर रानी तालाब के लहलहापुर गांव से अरुण यादव के पुत्र धर्मवीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए यानी कि जमीन सर्वे के लिए 2 साल पहले संविदा पर बहाल हुए 3000 से अधिक अमीन कानून को सेवा को नियमित करने, वेतन भत्ता में बढ़ोतरी, 6 माह में बर्खास्त कर्मियों को बहाल करने आदि मांगों को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। इधर हड़ताल खत्म कराने को निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह ने चेतावनी दी है कि हड़ताल पर गए कर्मी सोमवार तक काम पर नहीं लौटे तो फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह निदेशक ने सभी जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए संविदा अमीन और फिर कानूनों की संख्या गिनाने को कहा है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने कर्मचारी पहचान संख्या मांगी है ताकि उनकी सेवा समाप्त करके नई बहाली कर ली जाए। इससे पहले कर्मियों से काम पर लौटने की औपचारिक अपील जारी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 199 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट द्वारा बीएस मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के साथ ही पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। पटना लॉ कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 148 पदों के सृजन और फिर शिक्षक 71 कर्मियों की 41 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है। इससे विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा और फिर शोध के क्षेत्र में लाभ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के मुख्यालय स्थापना के लिए 5 नए वाहन चालकों के पदों पर के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। बिहार की विभिन्न नदियों में गिरने वाले 173 नालों के मल जल की सफाई की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट द्वारा कुल 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसमें उत्तर बिहार की 29 शहरों और फिर दक्षिण बिहार के 28 शहरों के नालों का गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है। एनजीटी के आदेश के बाद कैबिनेट द्वारा इन नदियों में गिरने वाले सभी नालों के पानी की बायोरेमेडिएशन के माध्यम से साफ कर गिराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां पुलिस नहीं बल्कि खुद गांव वाले ही रात में गश्ती करते हैं। आप जब इस गांव में जाएंगे तो फिर रात में हाथों में डंडा, विसिल और टॉर्च लिए लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन वो कोई पुलिस का जवान या फिर होमगार्ड जवान नहीं बल्कि गांव के ही युवा बुजुर्ग हैं। जहां वे अपने गांव में अमन और चैन और शांति लाने के लिए रात्रि पहरेदारी कर रहे हैं। एक समय था जब गांव के लोग बदमाशों से डरते थे, लेकिन अब बदमाश ही इन मोहल्ले वालों से डरते हैं। मामला बिहार के भागलपुर जिला के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 3940 शहबाज नगर का है। जब मुजाहिदपुर के शहबाज नगर मोहल्ले की हालात इस कदर ख़राब हो गई थी कि लोग उस मोहल्ले से गुजरना भी महफूज नहीं समझते थे। यहाँ के युवा बिगड़ रहे थे। चरस, अफीम, ब्राउन शुगर की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी थी, जिस वजह से यहाँ राहगीरों के साथ छीन छोर मारपीट आम बात हो गई थी। असामाजिक तत्वों के द्वारा खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जाता था। लोग काफ़ी भयभीत रहते थे। रात के अंधेरे से, साये से तो लोगों को डर लगता ही था। लोग दिन में भी घरों से निकलना ठीक नहीं समझते थे। जब बहन बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना दुश्वार हो गया था। जब बताया जाता है कि एक बार अपराधियों ने गांव के ही एक युवक का मोबाइल, पैसा, उसका सारा सामान छीन लिया, जिसके बाद उसने हर घर जाकर के फरियाद लगाई कि मुझे मेरा सामान दिलवा दीजिए। उस युवक को सामान तो वापस नहीं मिला, लेकिन गाँव के लोगों ने उसी दिन कसम खाई कि इस गाँव को अपराध मुक्त और फिर नशा मुक्त बनाना है। तभी से इस गांव के लोग रात्रि के 10 बजे से 4 बजे सुबह तक पहरेदारी करते हैं। जहाँ हर घर से लोग इस पहरेदारी में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के खतरे के बाद अब पशुओं पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दूं कि बीते दिनों कैमूर में से 2 संक्रमित गायों की मौत हो गई, जिसके बाद से राज्य में लंपी वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। जब पशु विभाग ने बिहार के 2 लाख से भी अधिक गायों को बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने बिहार के 19 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। लंपी वायरस गांव में तेजी से फैलता है। इस वजह से खतरनाक लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए राज्य पशु विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। नेपाल सीमा से लेकर के राज्य के यानी कि बिहार से लगी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए विभाग ने बिहार से लगी सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के बाहर से आने वाली गायों को अब कोरोना की तरह ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। जिन 10 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है वह कैमूर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, गया और बक्सर जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है। कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को अनर्गल बयानबाजी के बजाय अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी के बजाय आप अगर अपने काम पर ध्यान देंगे तो फिर बेहतर होगा। आपको बता दूं कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसी बयान के बाद से नीतीश सरकार बीजेपी के निशाने पर है, जहां बीजेपी चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद लोगों में काफ़ी नाराजगी है, जहाँ साथ ही देश की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ तमाम हिंदू संगठनों ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विवादित बयान के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया है कि वे अपने बयान पर कायम है और इसके लिए कोई उनकी जीभ काट ले या फिर उन्हें गोली भी मार दे तो भी वे माफ़ी नहीं मांगेंगे। जहाँ वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार के 1 से अधिक जिलों की अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उनकी पार्टी ने कहा कि उन्होंने वास्तव में बीजेपी को कमंडलवादियों का
प्रतिनिधित्व करती है। इसके बारे में कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के बयान को अपने पार्टी के शीर्ष नेता की सभी आस्थाओं और फिर परंपराओं का सम्मान करने की नीति के खिलाफ बताया है। अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए था, जहां इस तरह का बयान युवा और प्रभावशाली दिमागों को गुमराह कर सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। दरअसल युवक के मुंह में डेंचर के सहारे नकली दांत फिट किया गया था, जब खाना खाने के दौरान उसने दांत का पूरा सेट ही निकल गया। ऐसे में इस दांत के सेट में लगे हुए हुक से आंत फट गई और दांत का पूरा सेट फेफड़े और फिर हृदय के बीच हृदय से निकलने वाली मुख्य नस में फंस गया था। जहां पारस अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो ये अब तक बिहार में इस प्रकार की पहली ऐसी दुर्लभ सर्जरी है। इस ऑपरेशन में लगभग 4 घंटे का समय लगा है। पारस अस्पताल प्रबंधक ने जानकारी दी है कि बेगूसराय के रहने वाले 45 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की ऊपरी जबड़े में नकली दांत लगा था और डेंचर के सहारे दांत के सेट को मरीज गलती से निकल गया। इसके बाद मरीज को असहनीय पीड़ा होने लगी, यानी कि दर्द होने लगी। बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में दिखाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी की मदद से डेंचर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाए और जब जान मुश्किल में पड़ गई तो फिर डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज को परिजन पारस अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि मरीज को गंभीर हालात में लाया गया था और जब यहाँ डॉक्टरों की एंडोस्कोपी और फिर सीटी स्कैन किया गया तो फिर वह दंग रह गए। जब दांत के डेंचर में लगे हुक के से खाने की नली लगभग 10 सेंटीमीटर फट गई थी और खाने की नली से निकल करके छाती में प्रवेश कर गया था। हृदय और फेफड़े के बीच का जो मेन नस होता है, जो हृदय से निकलता है, उसमें ये डेंचर फंस गया था, जिस वजह से मरीज के छाती में बाईं तरफ मवाद भर गया था और इन्फेक्शन के काफ़ी बढ़ गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एटीएम काटने की सूचना पर पुलिस आनंद फानन मौके पर पहुंची तो फिर एटीएम केबिन में शातिर बदमाश की जगह प्रेमी जोरा मिला। हालांकि पुलिस ने प्रेमी जोरे को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। जी हाँ, मामला पटना के कंकरबाग थाना पुलिस को बुधवार रात को सूचना मिली थी कि शालीमार रोड में स्थित एटीएम को काटने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां एटीएम काटते कोई नहीं मिला, बल्कि एक प्रेमी जोरा एटीएम केबिन में था। जब मौके पर पहुंची पुलिस दोनों से पूछताछ में जुट गई। जब पूछताछ में सामने आया है कि लड़का और लड़की मेडिकल के छात्र हैं। जब पुलिस ने पूछताछ और सत्यापन के बाद दोनों को छोड़ दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जब पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना सहित कई जिलों में धूप निकलने के कारण थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से निजात मिलता मुश्किल दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 जनवरी से और ठंड बढ़ सकती है और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे बिहार में एक बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 15 जनवरी की शाम ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी। जब बीते 2 दिन धूप निकलने के कारण दिन में आंशिक रूप से मौसम ठीक रहा, लेकिन शाम होते ही ठंड का कहर शुरू हो गया। राजधानी पटना सहित कई शहरों में घने कुहासे की संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार के साथ दक्षिण पूर्वी बिहार के कई इलाकों में घना कुहासा और शीतलहर की स्थिति बन सकती है। जी हां, मौसम विभाग के जानकारी के मुताबिक अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान घटने से कई और जिलों में एक साथ शीतलहर की स्थिति बन सकती है। जब पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज, किशनगंज, अररिया, कटिहार में शीतलहर की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ घने कुहासे की भी संभावना है। जब पिछले दिनों भागलपुर, पूर्णिया, गया सहित 7 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। इन जिलों में घने कुहासे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर तक रहा। दोस्तों बात करते हैं कि नालंदा जिले के सिलाव का खाजा बिहार की एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मिठाई है। जैसे साथ ही इस मिठाई का सांस्कृतिक महत्व भी जिले भर में खास तौर से दिखता है, जहाँ हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब से इस मिठाई को जीआई टैग मिला है तब से इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि अब यहाँ से विदेशों तक सप्लाई ऑनलाइन की जाती है। अब विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके खाजा को विदेश में 5,100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सप्लाई किया जा रहा है।
जहाँ सिलाव में 2 प्रकार का खाजा बनाया जा रहा है, इसमें मीठा और नमकीन है। जहाँ शुद्ध घी, डालडा और रिफाइन की वैरायटी में हर वर्ग के लिए खाजा बनाया जाता है। सिलाव में 100 से भी अधिक दुकानों पर खाजा बनता है और बिकता है। प्रसिद्ध दुकानों पर डालडा से बना खाजा 180 रुपये किलो, रिफाइन से बना 240 रुपये किलो और शुद्ध घी से बना 900 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर के बड़ा मंथन चल रहा है। ये सारी तैयारी मिशन 2024 को लेकर के है, जिस पर बीजेपी ने काम करना शुरू भी कर दिया है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की सरगर्मियों को तब और बल मिला जब केंद्र सरकार ने अचानक ही चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में लाया जा सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे मंत्री पद और मेरी सुरक्षा से बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के खिलाफ मजबूत समीकरण बनाने के लिए बीजेपी चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है, लेकिन शायद चिराग पासवान अभी असमंजस्य में है। जहां अगले 18 महीने देश की राजनीति में अहम है, जहां यही वजह है कि बीजेपी अभी से ही सहयोगियों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जहां कैबिनेट में बीजेपी ने पैन इंडिया का ध्यान रखा है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार में महाराष्ट्र से शिंदे गुट और AIADMK को जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी नेताओं को फेरबदल में फायदा हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में तनीषा मंडल नाम की एक विवाहिता ने CM नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। जहां उसका असल नाम तनीषा खान है। उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। लड़की मुस्लिम है, लेकिन हिंदू लड़के के साथ शादी करके उसने नाम बदल दिया है। जहां तनीषा खान नीतीश कुमार से शादी करके हिंदू बन गई है, उसके पति के ऊपर घर वालों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिस कारण दोनों पति पत्नी को छिप करके रहना पड़ रहा है। ये पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़िता का मायका है। जहां उसने बताया है कि सौतेले माँ और पिता की प्रताड़ना से तंग आकर के उसने पड़ोस में रहने वाले नीतीश नाम के युवक से शादी की थी। जानकारी के मुताबिक तनीषा मंडल उर्फ तनीषा खान मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है। जहां उसकी मां की मौत हो जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां घर में आने के बाद पिता का भी व्यवहार बदल गया। दोनों मिलकर के उसे परेशान करने लगे। इसी बीच तनीषा की नज़दीकी पड़ोस में रहने वाले नीतीश कुमार नाम के युवक से बढ़ गई। लेकिन इसी बीच तनीषा के पिता को इसकी भनक लग गई। तनीषा ने बताया है कि उसके पिता ने नीतीश के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन पिता और सौतेले मां की प्रताड़ना से परेशान मैंने नीतीश से शादी करने का मन बना लिया था। 28 अक्टूबर को वे घर से भाग करके दिल्ली आ गई। इसके बाद नीतीश की मौसी के घर मुंगेर चली आई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस को लेकर के दिए गए आपत्तिजनक बयान से राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने उसके बयान से खुद को अलग कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच किशनगंज में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जब बजरंग दल के विभाग संयोजक गणेश झा ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार के माध्यम से किशनगंज न्यायालय में 36/2023 वाद दर्ज करवा करके कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान नहीं हो सकता है। उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर बयान देकर के सनातन धर्म का अपमान किया है। ये बयान इस चीज को दर्शाता है कि शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। झा ने कहा है कि जो लोग शिक्षा मंत्री के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनसे भी अधिक सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। जहां उन्होंने कहा है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने आज 15 जनवरी को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक आज पेट्रोल और डीजल का दाम में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जहां बिहार में आज पेट्रोल 109 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जब वहीं राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ पेट्रोल के दाम में 21 पैसे और डीजल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे का सहयोगी IRCTC समय समय पर टूर पैकेज लाता रहता है। जहाँ इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाता है, जो कुछ समय तक चलाई जाती है और यात्री को रुक रुक करके जगह का भ्रमण करवाती है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने अयोध्या से जनकपुर के बीच भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है, जो श्री राम जानकी यात्रा यानी कि अयोध्या से जनकपुर यात्रा के लिए चलाई जा रही है। जब फर्स्ट AC और फिर सेकंड AC क्लास वाली ये अत्याधुनिक
भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से 7 दिनों के लिए इंक्लूसिव टूर के लिए निकलेगी। इस टूर में अयोध्या और जनकपुर धाम यानी कि नेपाल के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों की यात्रा प्रमुख आकर्षण होगी। इस टूरिस्ट ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकेंड एसी कोच, एक अच्छी तरीके से सुसज्जित एंट्री कार और 2 रेल रेस्टोरेंट शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि टैक्स चोरी को लेकर के केंद्रीय एजेंसियों की नज़र लगातार बिहार पर बनी हुई है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शनिवार को एक बार फिर से बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने पटना समेत बिहार के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने ये छापेमारी पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, दरभंगा समेत कई अन्य जिलों में की है। इस छापेमारी में अब तक करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। छापेमारी के अंतिम आंकड़े भी आने बाकी है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बिहार के वैसे चुनिंदा कंपनी और फिर कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है जो लंबे समय से टैक्स की चोरी कर रहे थे। अब तक की कार्रवाई में 11 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है। पटना की एक कंपनी में सबसे अधिक 6 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला है। जीएसटी की टीम अभी जांच कर रही है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने टैक्स नहीं जमा करने वाले 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पटना की विंध्यलिया टोली लिंक कंपनी के यहाँ करीब 6 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। ये कंपनी पूरे देश में ऊर्जा और फिर टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।